If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of respiration in plants. And by the way, hi class 9 students. बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों का ये वीडियो बना रही हूँ. सो आई होप आप लोगों को पीछे का जो भी चैप्टर्स में बनाई हूँ सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी. अगर इन केस कोई भी डाउट होगा आगे के चैप्टर्स में तो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है. और बच्चों, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो एक लिंक मिलेगा, वो आपका ओसवाल बुक का लिंक है. बच्चों, ये जो बुक है ना ओसवाल बुक्स, ये बच्चों आपका क्लास 9th का बायोलॉजी का बुक है, ठीक है. क्लास 9th का बायो का बुक है वो ओसवाल का. उसमें आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. वो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है. वो क्या है? वो क्वेश्चन बैंक है. वो बुक आप परचेज़ करोगे, आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है. वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा. उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिया गया है, बोर्ड्स में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है. मतलब आई एम श्योर अगर आप वो परचेज़ करते हो और प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन, तो आपके एग्ज़ाम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और बच्चों, आपको साथ ही साथ वहाँ पर केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा. वो जो कोर्स है क्लास 9 स्टूडेंट्स आपके लिए है. उसमें आपको मतलब केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, अभी से क्लास 10th के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा है. बोर्ड्स क्वेश्चन किस टाइप से आता है, आपको कैसे आंसर करना है, क्या करना है, हर चीज़ उसमें बताया जा रहा है. तो अगर आप लोग अभी तक एनरोल नहीं करे हो तो लिंक के थ्रू आप लोग डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो. कोई भी अगर डाउट होगा आपका रिलेटेड टू दिस कोर्स, कोई भी अगर डाउट होगा आपका रिलेटेड टू द कोर्स, आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर में शेयर कर दे रही हूँ, स्क्रीन में देखो. बच्चों, आप लोग इस नंबर पे अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. Now without wasting any time, let's get started with the video. Okay, so respiration in plants. देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन होता क्या है ना. हम सबको पता है कि रेस्पिरेशन नॉर्मली होता क्या है. आप लोग क्लास 6-7 से पढ़ रहे हो. हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में. जैसे कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है हम लोग जो खाना खाते हैं C6H12O6, उसको ग्लूकोज बोलते हैं. आपके बॉडी में जो फूड है, या फिर आप लोग उसको फूड बोल लो, वो फूड ऑक्सीजन के साथ मिल के ऑक्सीडाइज होता है. मतलब आप लोग खाना खाए, आपके बॉडी में खाना गया, फिर आप लोग सांस लिए तो मेन ऑक्सीजन गैस गया. तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये खाने को ऑक्सीडाइज करेगा. क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा. और 3 चीज़ निकालेगा. एक तो निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप लोग छोड़ देते हो, सांस छोड़ते हो ना, एक्सेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड. एक पानी निकालता है जो कि बॉडी हम लोग का यूज़ कर लेता है. और तीसरा बच्चों, हम लोग का निकलता है ATP, मतलब एनर्जी, 38 ATP. मेनली आपका मतलब हमारे बॉडी में, प्लांट्स के बॉडी में भी ऐसा होता है, ठीक है. प्लांट्स की बॉडी में भी ऐसा होता है, एनर्जी रिलीज होता है. तो बेसिक अगर रेस्पिरेशन का बात करेंगे तो रेस्पिरेशन एक तो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है. कैसे? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या फिर फूड. ग्लूकोज मतलब फूड ऑक्सीडाइज होता है और हम लोगों को वहाँ से एनर्जी मिलता है. एनर्जी के साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है. और हमारा बॉडी जो है फिर इस एनर्जी को यूज़ करके अलग अलग एक्टिविटी करता है. समझ में आया? अब यहाँ पर जो मैं ATP लिखी हूँ ना, 38 ATP, ATP का मतलब एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट मैं यहाँ पर लिख दी हूँ. आप लोग देखो, सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन का, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर प्लांट्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है. फिर आप लोग देखोगे पेड़ में कैसे होता है रेस्पिरेशन. पेड़ में रेस्पिरेशन कैसे होता है, डेफिनेशन वही है बच्चों रेस्पिरेशन का. अच्छा, एनर्जी जो रिलीज होता है, मैं आप लोगों को बताइए, एनर्जी रिलीज होता है वो ATP के फॉर्म में रिलीज होता है. ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट मतलब एनर्जी जो रिलीज होता है ना, ये एक एनर्जी करेंसी होता है सेल का, ठीक है. जो एनर्जी जो रिलीज होता है वो ATP के फॉर्म में होता है. ATP क्या है बच्चों? एनर्जी करेंसी है सेल का. सेल का एनर्जी करेंसी होता है, एनर्जी करेंसी होता है. ATP का ना फुल फॉर्म आता है, आप लोग थोड़ा सा देख लेना. ATP का फुल फॉर्म एग्जाम में ज़रूर से पूछा जाता है, ज़रूर से, ठीक है. अभी हमारे बॉडी में, पेड़ के बॉडी में अगर मैं बात करूँ, रेस्पिरेशन कब होता है? सुबह होता है कि शाम होता है? तो बच्चों 24 आवर्स अ डे, हर समय रेस्पिरेशन होता है. क्योंकि रेस्पिरेशन को फोटोसिंथेसिस के जैसा रोशनी का दरकार नहीं है. जैसे कि फोटोसिंथेसिस में लाइट का दरकार था ना, लाइट होगा तो ही फोटोसिंथेसिस होगा. तो रेस्पिरेशन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है. ये दिन में भी होता है, रात को भी होता है. हमारे बॉडी में भी दिन में भी होता है, रात को भी होता है. मतलब 24 आवर्स अ डे रेस्पिरेशन होता है. और अगर मैं बात करूं प्लांट का, कि यहाँ पर प्लांट में मेनली रेस्पिरेशन कहाँ शुरू होता है, कहाँ कंप्लीट होता है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है. पेड़ में, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो इनिशिएट होता है साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म आपको पता है ना, साइटोप्लाज्म, ये अगर सपोज, ठीक है, ये अगर प्लांट का सेल है प्लांट का सेल है,
अंदर में जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है ना सेल के अंदर में, जेली टाइप सब्सटेंस जिसके अंदर में सारे ऑर्गेनल्स लोग डीप एम्बेडेड होते हैं, है ना, ये जो जेली वाला सब्सटेंस है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में शुरू होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। और रेस्पिरेशन नॉर्मली कहाँ खत्म होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस टाइप से दिखता है, ऐसे रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, मतलब ये पावर हाउस होता है सेल का, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है। समझ में आया? तो रेस्पिरेशन बच्चों इनिशिएट होता है साइटोप्लाज्म में, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, और ये कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया वाले में जो स्टेप होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, एस लगेगा यहाँ पर, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। ये नॉर्मली रेस्पिरेशन, जो एक बेसिक रेस्पिरेशन का जो फॉर्मूला, जो इक्वेशन होता है वो ये है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ, हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP। 38 ATP में जानबूझ के नहीं लिखी हूँ, सिर्फ एनर्जी लिख दी हूँ, ठीक है, उसको ATP के फॉर्म में वो रिलीज होता है। समझ में आया? एक और चीज़ आप लोग पढ़ोगे, मेनली जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें 3 चीज़ होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल तो आपको पता चल गया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होता है, वो आगे आप लोग पढ़ोगे। Glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain are the major phase in the process of respiration। ये 3 चीज़ होता है, और रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, सबको पता है। और आप लोग ये मत समझना सांस अंदर लिए, सांस एक्सेल आउट किए तो वो रेस्पिरेशन कहलाएगा, नहीं। रेस्पिरेशन मतलब ये जो फूड ऑक्सीडाइज होता है ना, वो, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन, जिससे एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। फिर जब हम लोग की बॉडी को एनर्जी चाहिए रहता है तो एनर्जी फिर वहाँ से यूज होता है। अब आप लोग देखो बेसिक प्रोसेस जो होता है रेस्पिरेशन में क्या होता है। सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस स्टार्टिंग पॉइंट होता है रेस्पिरेशन का। ग्लाइकोलिसिस शुरू में जब शुरुआत होता है रेस्पिरेशन का, तो हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो स्टार्टिंग स्टेप जो है, जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है रेस्पिरेशन का, वो क्या कहलाएगा बच्चों? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है वो भी ध्यान दो। ग्लूकोज का हर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं, C6 होता है ना, मतलब 6 कार्बन एटम, यहाँ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, मतलब ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जो C6H12O6 लिए, हर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट में। मतलब ग्लूकोज टूटता है वहाँ पर, किस में टूटता है? वो पायरूवेट में टूटता है। मतलब अगर ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ना, तो पायरूवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। मतलब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटता है किस में? पायरूवेट में। इसके पास 6 कार्बन है तो इसके पास 3 कार्बन रहेगा। कितना कार्बन रहेगा? 3 कार्बन रहेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, ग्लाइकोलिसिस में ये होता है। ग्लाइकोलिसिस में ईच कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो टूटता है किस में? वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब वही ग्लाइकोलिसिस की वजह से। और ये कहाँ पर होता है प्रोसेस? ये होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, क्योंकि शुरुआत है, आपको पता ही थी मैं, जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन का कोई ऐसे नीड नहीं है इस प्रोसेस में। मतलब जो शुरू का स्टेप होता है ना ग्लाइकोलिसिस वाला, इसमें ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन मिले, बिना ऑक्सीजन के भी ये काम हो जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको? बिना ऑक्सीजन के भी ये काम हो जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, आप सबको पता है। एक आपका हो गया क्या? एक आपका हो गया बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आप लोग शुरू से पढ़े हो। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इट टेक्स प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, और ये स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अभी क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस स्टेप हो चुका। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद ही अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस हो चुका। ग्लाइकोलिसिस में हम लोग क्या पढ़े? ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज था वो किस में कन्वर्ट हुआ था? पायरूवेट में, जिसको पायरूविक एसिड भी बोला जाता है। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है नो ऑक्सीजन नीडेड, यहाँ पर नो ऑक्सीजन नीडेड। अब अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब अब जो होगा प्रोसेस रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। अब पायरूवेट बनने के बाद अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये जो पायरूवेट मॉलिक्यूल है ना,
अब ये लोग क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं। कहाँ एंटर करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इससे पहले ये पोर्शन कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में हो रहा था। फिर अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, तो पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, मतलब ऑक्सीडाइज होके देता है H2O और CO2 एज दी एंड प्रोडक्ट। H2O और CO2 एज दी एंड प्रोडक्ट, मतलब रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट मिलता है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में एनर्जी मिलता है कि नहीं। मतलब ग्लाइकोलिसिस तो हो गया पहला स्टेप रेस्पिरेशन का। फिर अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाता है पायरुवेट को, तो पायरुवेट क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके वहाँ ऑक्सीजन को यूज़ करके ऑक्सीडाइज होके और रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट्स बनाता है H2O एंड CO2। इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। ये मेनली 3 स्टेप में होता है। ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये मेनली 3 स्टेप में होता है। पहला, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो ऑलरेडी हो चुका है, तो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में। एसिटाइल CoA इसको बोला गया है, पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में, ठीक है, दिया नहीं है कुछ भी। उसके बाद मैं जो आप लोगों को यहाँ पर बताई ना, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके ये बनाता है, तो इसको आप बोलेंगे हम लोग क्रेब्स साइकिल। मतलब क्रेब्स साइकिल में यही होता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें पायरुवेट ऑक्सीडाइज होके या फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होके एंड प्रोडक्ट्स रेस्पिरेशन का बनाता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ दिया है। क्रैब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, जिसमें एसिटाइल को CoA अंडरगोज द साइकिल ऑफ रिएक्शन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा अंदर घुस के दिया है, लेकिन जब आप लोग इसका ओवरऑल रिएक्शन देखोगे ना, मैं यहाँ पर लिखी हूँ इसका ओवरऑल रिएक्शन, तो आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पर जो लिखा है रिएक्शन में वो चीज़ नहीं लिखा है। इनडायरेक्ट फॉर्म में रिएक्शन, मतलब सिंपल फॉर्म में रिएक्शन यहाँ पर दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोल रहा है अंदर का कि क्रेब्स साइकिल के बाद मेनली हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, मेनली हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है या फिर रेस्पिरेटरी चेन बोलते हैं, वहाँ पर ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है वो बहुत सारा रिएक्शन को वो ड्राइव करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्योंकि आप लोग को मैं नहीं बताई थी कि ATP भी निकलता है, एनर्जी भी निकलता है। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े थे, अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाता है पायरुवेट को, तो वो एंड प्रोडक्ट्स किसका देता है, क्रैब साइकिल में एंटर करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और वो ये 2 एंड प्रोडक्ट देता है। और बात हुआ एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, क्रैब साइकिल में बच्चों हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होता है, वो हाइड्रोजन ड्राइव्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, जिसकी वजह से एनर्जी निकलता है टू प्रोड्यूस ATP। समझ में आया। तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का ओवरऑल रिएक्शन है। ये आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोलिसिस होता है पहले, जिसमें पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। फिर उसको ऑक्सीजन अगर मिल जाता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, क्रैब साइकिल कहलाता है। और यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर तीनों जो निकलता है ना, CO2, H2O और ATP, उसको यहाँ पर लिख दिया है। और अंदर में जो बोल रहा है 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप में पहला तो चलो उससे पहला ग्लाइकोलिसिस खत्म। अब जो 3 स्टेप होता है उसमें पायरुवेट ऑक्सीडाइज होके क्या देता है, यहाँ पर जो लिखा है वो अलग लिखा है, रिएक्शन में अलग है, ठीक है, पर इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पायरुवेट ऑक्सीडाइज होकर एसिटाइल CoA देता है। फिर क्रैब साइकिल होता है, क्रैब साइकिल से बच्चों हाइड्रोजन बनता है। थर्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ये स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन ड्राइव्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन और वहाँ से फिर एनर्जी रिलीज होता है। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका मेन पता है क्या, आपका मेन है उसका इक्वेशन जो कि मैं आपको लिख चुकी थी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया। अब है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वो रेस्पिरेशन होता है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब पहला स्टेप जो था ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था। ग्लूकोज जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ था, पायरुवेट में। जो फूड था वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया था। नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन नहीं चाहिए था उसको, और ये स्टेप हो गया। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ से पढ़ोगे। अभी इसमें तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है चीज़ें। अब इसको जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो पायरुवेट जो है अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है, ठीक है। पायरुवेट क्योंकि उधर में माइटोकॉन्ड्रिया में गया था एरोबिक रेस्पिरेशन में, यहाँ वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं एंटर करता है। लेकिन अब ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, अगर प्लांट का बात कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में, और अगर एनिमल में होगा तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्लांट का पढ़ रहे हैं तो प्लांट का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। ये हो गया आपका ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद यहाँ पर क्रैब साइकिल नहीं होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करता है, बल्कि ये कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होता है, मतलब ये प्रोसेस, ये स्टेप ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा था,
और ये भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन पूरा साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। और फिर एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलता है रेस्पिरेशन इन प्लांट में? इथाइल अल्कोहल, CO2 तो मिलेगा ही मिलेगा, वो रिलीज करता है रेस्पिरेशन में। हमेशा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चाहे वो कोई भी रेस्पिरेशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा ही होगा। और साथ में एनर्जी कंपेयर करोगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 ATP मिला है, क्योंकि पूरी तरह से फूड ऑक्सीडाइज भी नहीं हुआ है। और इसके पहले जो आप लोग देखे थे एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि पूरा अच्छे से ऑक्सीजन लग रहा था, अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा था, तो कितना एनर्जी निकला है? 38 ATP। लेकिन एनारोबिक में सिर्फ 2 ATP, कम एनर्जी निकलता है। क्लियर? एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP निकलता है, लेकिन एनारोबिक में 2 ATP सिर्फ निकलता है। क्लियर? अगर इसका डिफरेंस देखोगे एरोबिक एंड एनारोबिक का, तो एरोबिक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में आप लोग पढ़े थे ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन एनारोबिक में आप लोग क्या देखे, पूरा होल प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो गया, या माइटोकॉन्ड्रिया में वो एंटर नहीं करते हैं। यहाँ पर पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, इसीलिए कम एनर्जी निकलता है। यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बोल के 38 ATP निकलता है, ज़्यादा एनर्जी। यहाँ पर कम एनर्जी निकलता है, सिर्फ 2 ATP। और इसका एंड प्रोडक्ट कंपेयर करो, एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और वाटर था एंड प्रोडक्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 एंड इथाइल अल्कोहल प्लांट में, ये इसका एंड प्रोडक्ट था। क्लियर? अब ये एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन भी थोड़ा देख लो प्रोसेस। ये मेटाबॉलिज्म होते हैं बच्चों हमारे बॉडी में, जो हम लोगों का बॉडी में जो अलग अलग रिएक्शंस होते हैं ना, खाना जल्दी जल्दी पचता है, किसी का धीरे धीरे पचता है, तो सब मेटाबॉलिज्म के अंदर में आता है। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के अंदर में आते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बच्चों 2 टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, मतलब 2-4 चीज़ मिल के बड़ा चीज़ बनाते हैं। एनाबॉलिक में, एनाबॉलिक प्रोसेस में, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म जिसमें एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, छोटे छोटे चीज़ मिलके पक्का ऐसे बड़ा चीज़ मैक्रोमॉलिक्यूल बनता है, जिसको बनने के लिए एनर्जी ये यूज़ करता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पर चीज़ टूटता है, कॉम्प्लेक्स चीज़, एक बड़ा चीज़ टूट के छोटा छोटा चीज़ में कन्वर्ट होता है, और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब एनाबॉलिक में सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, कैटाबॉलिक में ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के इनटू सिंपलर फॉर्म। यहाँ पर एनर्जी यूज होता है, यहाँ पर एनर्जी निकलता है। ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको लिखते भी चलो आप लोग कॉपी में, एक रफ कॉपी के साथ बैठो। ठीक है, नाउ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बीच का डिफरेंस। बच्चों रेस्पिरेशन में आपको पता है, देखो अभी जस्ट पढ़े हो, फूड इज ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन में खाना जो था ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, खाना टूटा, ऑक्सीजन यूज हुआ और एनर्जी रिलीज हुआ। फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है ना, फूड बनता है और एनर्जी ये स्टोर करता है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी इज स्टोर्ड। ठीक है, यहाँ पर टूटा, यहाँ पर टूटने का काम हो रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और यहाँ बनने का काम हो रहा है, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन बच्चों लाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये दिन में भी रात में, मतलब एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस को रोशनी चाहिए, इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। रेस्पिरेशन में रॉ मटेरियल क्या होता है? खाना और ऑक्सीजन, फूड और ऑक्सीजन। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? वहाँ तो खाना बनता है, तो क्या क्या चीज़ को यूज़ करके खाना बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है बच्चों CO2 एंड H2O, इसमें खाना और ऑक्सीजन निकलता है ना फोटोसिंथेसिस में, याद आया? तो उसके बाद अब आपको बुक में ना ज़्यादा मेन डिफरेंस ही है, रेस्पिरेशन एंड कंबशन के बीच का डिफरेंस। देखो बच्चों, कंबशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो जलता है ना, बर्निंग। कंबशन ऑफ कोल मतलब कोल जल रहा है, उसको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कंबशन। रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, लेकिन कंबशन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होता है, तो वो नॉन मेटाबॉलिक प्रोसेस है। हमारे बॉडी में जब रेस्पिरेशन होता है ना, तो बहुत सारे एंजाइम्स वहाँ पर यूज़ होते हैं, जैसे कि कैटलिस्ट होता है ना, वैसे एंजाइम्स होता है बच्चों। लेकिन कंबशन में एंजाइम्स यूज़ नहीं होते हैं। रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या एक बार में रिलीज़ हो रहा था? नहीं, स्टेप बाय स्टेप रिलीज़ हो रहा था ना, आप लोग देखे थे। वो कभी क्रैब साइकिल में एंटर कर रहा है, पहले ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, फिर क्रैब साइकिल में एंटर कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है। आप लोग पढ़े थे ये चीज़, है ना? तो यहाँ पर एनर्जी एक बार में रिलीज़ नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है। कंबशन में तो आगे जलाए फट से एनर्जी रिलीज़ हुआ है कि नहीं, एट वंस हो जाता है।
यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होता है और उसको आप स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब हमारा बॉडी रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज़ करता है उसको वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। लेकिन जो चीज़ आप जला रहे हो, आप लोग आग जला रहे हो, कोयला जला रहे हो, वहाँ एनर्जी रिलीज़ हुआ, वो उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाएगा। रेस्पिरेशन हमारे बॉडी टेम्परेचर में होता है ना। अभी हमारे बॉडी टेम्परेचर में भी, मतलब मेरे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, मेरा बॉडी टेम्परेचर में ही हो जा रहा है कि मेरा बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ रहा है रेस्पिरेशन के लिए, नहीं। कंबशन हाई टेम्परेचर में होता है, मतलब आप लोग जलाओगे उसको तो एकदम हाई टेम्परेचर हो जाएगा और कंबशन होता रहेगा, है ना। तो ये डिफरेंस याद रखना। अभी एनिमल्स में और प्लांट्स का रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। अब देखो बच्चों, रेस्पिरेशन में क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए कि नहीं फूड के साथ कंबाइन होने के लिए। तो हम लोग जैसे कि एनिमल्स में आते हैं, हम लोग को अगर रेस्पिरेशन बॉडी में करवाना है तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, लंग्स से लेंगे। लेकिन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कैसा होता है, प्लांट्स के पास तो लंग्स है नहीं, तो प्लांट्स ऑक्सीजन को अपने अंदर में कैसे खींचेगा। उसके पास पत्तों में और ग्रीन स्टेम में स्टोमाटा होता है, वुडी स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं, और जनरल सरफेस ऑफ द रूट से भी वो लोग क्या करते हैं, खींच लेते हैं, क्या ऑक्सीजन खींच लेते हैं। फिर प्लांट्स में CO2 निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि देखो मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि पेड़ बहुत चालू रहता है बच्चों, पेड़ चालू क्या रहता है, स्मार्ट रहता है। कैसे, अभी आपको पता है ये प्लांट है, ठीक है, ये सर है। अब आपको पता है यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन में पेड़ क्या निकालता है बच्चों, मेन कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और सपोज ये काम सुबह के समय हो रहा है, सुबह के समय फोटोसिंथेसिस भी चल रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए पेड़ को खाना बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, प्लांट उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन हम लोग के बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, मैन में जो रेस्पिरेशन होता है, हम लोग का नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसके बाद हम लोग क्या उसको फिर से रीयूज़ कर लेते हैं क्या बॉडी के एक्टिविटी में, नहीं करते हैं। हम लोग को चाहिए भी नहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। फिर प्लांट में रेस्पिरेशन का स्पीड थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट, हमारे में रेस्पिरेशन का स्पीड फास्ट होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, अगर बाई चांस एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है दोनों में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो प्लांट का एंड प्रोडक्ट होगा बच्चों इथाइल अल्कोहल एंड CO2। लेकिन अगर एनिमल में रेस्पिरेशन हो रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड एंड CO2 मिलेगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड एंड CO2 वहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। तो आपका ये तो मेन आपका ये चैप्टर का कंप्लीट हो गया, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। क्या बचा है बताऊँ, अभी आपका बचा है सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट। मेन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका पार्ट जो है पहला पार्ट ही है, पहला पार्ट और लास्ट पार्ट है रेस्पिरेशन का, इसी में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो ये एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर हम लोग को ये एक्टिविटी करना है टू शो दैट द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के समय ग्रीन प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिए हैं बच्चों, एक बेल जार ले लिए हैं, दो कॉनिकल फ्लास्क ले लिए हैं, एक एयर पंप ले लिए हैं, पॉटेड प्लांट ले लिए हैं, ये बेंट ग्लास ट्यूब ले लिए हैं, इधर में सोडा लाइम ले लिए हैं, और एक तो ग्लास का शीट ले लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करें, वो लोग इस टाइप से अरेंजमेंट कर दिए हैं, इस टाइप से पेड़ को यहाँ पर लटका देना, मतलब अंदर बैठा देना, ग्लास जार से ढक देना, यहाँ पर ऐसे मतलब इस टाइप से आप लोगों को सजा देना है। दो कॉनिकल फ्लास्क लिए हो, दोनों में लाइम वाटर आप लोग ले लिए हो, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो हम लोग बेल जार लिए हैं इसको ना हम लोग को डार्क में करना है, मतलब ये रिएक्शन को हमको डार्क में करना है, इसलिए करना है ताकि फोटोसिंथेसिस ना हो जाए। हम लोग को मेन यहाँ रेस्पिरेशन का काम दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो डार्क में करो या फिर इसको काला कपड़ा से ढक दो ताकि पत्ता के पास रोशनी ना पहुँच पाए और ये फोटोसिंथेसिस ना कर दे। क्लियर। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, पंप द आउटसाइड एयर इनटू द apparatus विद द हेल्प ऑफ एयर सक्शन पंप। यहाँ से क्या करेंगे, बाहर का हवा यहाँ पर घुसाएंगे, लेकिन बाहर का हवा को इधर एंट्री करवाने से पहले सोडा लाइम से पास होना पड़ेगा। बाहर का हवा जब सोडा लाइम से पास होता है तो बाई चांस बाहर के हवा में थोड़ा बहुत भी जो CO2 था, सोडा लाइम उसको खींच लेगा। मतलब हम लोग को CO2 फ्री हवा यहाँ पर घुसाना है, क्योंकि आपको देखना है यहाँ पर कि रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि अंधेरा तो आप लोग कर दियो तो रेस्पिरेशन ही होगा प्लांट में, फोटोसिंथेसिस का तो कोई नामो निशान है भी नहीं। तो रेस्पिरेशन से क्या ये पेड़ CO2 गैस निकालता है, आपको वो देखना है। तो आप लोग बाहर से हवा एंटर करवाओगे, लेकिन वो हवा को पहले आप लोग सोडा लाइम से क्रॉस करवाओगे ताकि अगर वो हवा में CO2 प्रेजेंट हो तो वो खींच ले। फिर ये हवा यहाँ एंटर करेगा, यहाँ एंटर करेगा, ठीक है, ऐसे एंटर करेगा। फिर जब ये एयर यहाँ से यहाँ एंटर करेगा तो आप लोग क्या देखोगे, इधर का जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया। यहाँ का लाइम वाटर में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन यहाँ का लाइम वाटर मिल्की हो गया। यहाँ का लाइम वाटर मिल्की हो गया मतलब
लाइम वाटर मिल्की कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है। तो इधर में जब हवा एंटर किया तो उसके पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो यहाँ का लाइम वाटर में कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ पर CO2 फ्री एयर है, लेकिन जब यहाँ से हवा इस कॉनिकल फ्लास्क में गया तो इट टर्न व्हाट? मिल्की। तो दैट मीन्स पेड़ पक्का CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो गया। तो ये शो करता है कि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्लियर? नेक्स्ट, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड जो होते हैं ना, छोटे छोटे जो गजा निकाल देते हैं हम लोग, जर्मिनेट करवाते हैं स्प्राउटेड सीड्स को, उसको बोल रहे हैं जर्मिनेटिंग सीड्स। बोल रहा है ये शो करना है कि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे? 4 ठो कॉनिकल फ्लास्क ले लेना, उसको ऐसे अरेंज कर देना, ऐसे ट्यूब वहाँ पर हम लोग पूरा सेट कर देंगे। टू एयर सक्शन पंप, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हवा मतलब बता रही हूँ मैं क्या कर रहे हैं। देखो 4 ठो हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉनिकल फ्लास्क ले लिए हैं ABCD नाम का। इन फ्लास्क ए प्लेस सोडा लाइम, यहाँ पर हम लोग क्या डाले हैं बच्चों? सोडा लाइम डाले हैं, ठीक है। एंड इन फ्लास्क B एंड D हम लोग लाइम वाटर डालें, यहाँ लाइम वाटर, यहाँ लाइम वाटर, और यहाँ पर जर्मिनेटिंग सीड्स हम लोग ले लिए हैं फ्लास्क C में, ठीक है। नाउ ड्रॉ एयर फ्रॉम डिलीवरी ट्यूब इन फ्लास्क ए टूवर्ड्स फ्लास्क D। अब यहाँ से हवा एंटर करवाना है, ऐसे हवा एंटर करवाना है कि वो हवा यहाँ से पास होते हुए फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तब तो वो D तक पहुँचेगा। एयर यहाँ से एंटर करवाओगे, यहाँ से हवा लास्ट में निकलेगा। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे? सबसे हवा पास हो रहा है, सबसे हवा पास हो रहा है, सबसे हवा पास हो रहा है, ठीक है। एयर सबसे पास हो रहा है, लेकिन जो सोडा लाइम में कोई चेंजेस नहीं आया। यहाँ का लाइम वाटर से हवा पास हुआ, कोई चेंजेस नहीं आया। यहाँ पर हवा था, यहाँ पर तो चलो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब जर्मिनेटिंग सीड से यहाँ से एयर जब D की तरफ आया तो देखिए लाइम वाटर मिल्की हो गया। दैट मीन्स पक्का ये जर्मिनेटिंग सीड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा रेस्पिरेशन के बाद। इसी वजह से यहाँ पर ये लाइम वाटर मिल्की हुआ, लेकिन यहाँ लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ। डेफिनेटली ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर एंटर करवाते होंगे, यहाँ से जो हवा घुस रहा है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर है, लेकिन यहाँ पर सोडा लाइम भी ले लिए ना, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो सोडा लाइम खींच लेगा, तो यहाँ से जो हवा जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर जाएगा। तो यहाँ पर तो पूरा बिना कार्बन डाइऑक्साइड वाला हवा मिला, तो ये लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ। फिर वही हवा यहाँ पर घुसा, फिर वो हवा जब एयर जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। दैट मीन्स जर्मिनेटिंग सीड पक्का CO2 गैस निकाल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय जर्मिनेटिंग सीड्स, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है, यहाँ पर दिखाना है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है, रेस्पिरेशन जब प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है। तो देखो हम लोग 2 फ्लास्क लिए हैं, एक है फ्लास्क ए, एक है फ्लास्क बी। हम लोग 2 टाइप के सीड लेंगे, एक लेंगे जर्मिनेटिंग सीड, एक लेंगे बॉइल्ड सीड, उबाल देंगे सीड को। तो एक लेंगे जर्मिनेटिंग सीड, एक में लेंगे बॉइल्ड सीड। वेट कॉटन में उन दोनों को डाल देंगे, ताकि वेट कॉटन रहेगा तो पानी उसको मिलता रहेगा, जर्मिनेटिंग सीड को भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और एक यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लटका देंगे दोनों में सोडा लाइम भर के, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से गायब हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से गायब हो जाए। इस टाइप का अरेंजमेंट कर देंगे, इस टाइप का। नाउ फ्लास्क ए में जर्मिनेटिंग सीड रखें, फ्लास्क बी में बॉइल्ड सीड रखें वेट कॉटन के ऊपर में। फिर सोडा लाइम का मिक्सचर को यहाँ पर मतलब टंगा दिए हैं, ताकि यहाँ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा सोडा लाइम उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि भाई जर्मिनेटिंग सीड्स तो निकालते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, पीछे आप लोग पढ़े थे। अभी कनेक्ट कर दिया है दोनों को इस पानी के साथ, इस बीकर के साथ एक ट्यूब के थ्रू, ठीक है। इस सेटअप को 5 से 6 दिन के लिए ये लोग ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। नोट द लेवल ऑफ वाटर इन द डिलीवरी ट्यूब कनेक्टेड टू ईच फ्लास्क। अब यहाँ पर बोल रहा है नोट द लेवल ऑफ वाटर इन द डिलीवरी ट्यूब कनेक्टेड टू ईच फ्लास्क। हर एक फ्लास्क में पानी का लेवल कितना है उसको बोल रहा है नोट करके रखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिखेगा? यू विल फाइंड दैट द डिलीवरी ट्यूब ए शोज अ ग्रेटर राइज इन वाटर लेवल। वाटर लेवल का जो है ना, वाटर लेवल ये ए वाले में पूरा बढ़ जाएगा। पहले सपोज दोनों में इक्वल अमाउंट है, इक्वल लेवल ऑफ वाटर था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो कुछ समय के बाद देखेंगे डिलीवरी जो ये वाला जो ए वाला जो है ना, फ्लास्क ए से जो डिलीवरी ट्यूब जुड़ा हुआ है उसका पानी का लेवल बच्चों बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे उसके बाद, इंट्रोड्यूस अ बर्निंग पेपर इनटू ईच फ्लास्क आफ्टर रिमूविंग द कॉर्क। कॉर्क को हटाना और बर्निंग फ्लास्क मतलब बर्निंग पेपर को यहाँ पर आप लोग इसके मुंह के पास में लेके आना। तो हम लोगों को यहाँ पर दिखेगा कि इसमें फ्लेम फट से बुझ गया इसमें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देर तक जला फ्लेम।
यहाँ पर आप लोग बर्निंग पेपर लेके आओगे तो यहाँ फट से बुझ जाएगा, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन इन फ्लास्क एज इट इज़ यूज्ड अप बाय जर्मिनेटिंग सीड, इसलिए यहाँ पर जल गया, क्योंकि पक्का यहाँ पर जर्मिनेटिंग सीड हम रखे हैं। वो जर्मिनेटिंग सीड क्या किए हैं, जितना भी ऑक्सीजन था वो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, इसीलिए बच्चों मेनली यहाँ का जो जलने वाला पेपर हम रखे थे वो बुझ गया, मतलब फट से बुझ गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देर के बाद वो बुझेगा। तो ये हमको शो कर रहा है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन। नाउ टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग प्लांट, मतलब जर्मिनेटिंग प्लांट लोग जो है वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अगेन जर्मिनेटिंग प्लांट का। तो यहाँ पर क्या किया है, देखो 2 ठो फ्लास्क ले लिया है, ठीक है। दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, बीन सीड ले रहे हैं, मतलब आप लोग चना भी ले सकते हो, एक में बॉइल्ड लेना, एक में लेना जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है। मतलब एक में जर्मिनेटिंग है, मतलब जिंदा है, बॉइल्ड मतलब डेड सीड हो गए, है कि नहीं। फिर हम लोग को टेस्ट ट्यूब भी चाहिए, दोनों में लाइम वाटर भरना पड़ेगा, एक वेट कॉटन वूल भी चाहिए यहाँ रखने के लिए, और हम लोग को एक तो एंटीसेप्टिक चाहिए, कार्बोलिक एसिड। बता रही हूँ क्यों चाहिए। क्या किया है, फ्लास्क ए में, ये फ्लास्क ए है, यहाँ पर पूरा जर्मिनेटिंग सीड भर दिया, यहाँ पर बॉइल्ड सीड भर दिया। यहाँ जो बॉइल्ड सीड भरा है ना बच्चों, वहाँ पर ना थोड़ा सा कार्बोलिक एसिड का ड्रॉप डाल दिया है ताकि यहाँ पर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, ठीक है। फिर दोनों में कॉर्क वॉर्क लगा के अच्छे से वेल वेंटिलेटेड रूम में रख दिया है, सही लाइट मिल रहा है, टेम्परेचर सही है, कुछ दिन तक वहाँ पर छोड़ देगा। कुछ दिन के बाद वो लोग देखेंगे कि द सीड्स इन द फ्लास्क ए हैव जर्मिनेटेड बट देयर इज़ नो साइन ऑफ जर्मिनेशन इन फ्लास्क बी, मतलब यहाँ पर जो वो सॉरी बच्चों, यहाँ पर ना सोक्ड बीन्स लिया था वो, ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड्स नहीं, सोक्ड बीन्स, मतलब पानी में जो हम लोग बीन्स को भिजो के रखते हैं ना, यहाँ पर उनसे पूरा पैक कर दिया, और यहाँ पर बॉइल्ड वाला लिया था। तो हम लोग देखेंगे कुछ दिन बाद कि भाई यहाँ से उन लोग का गजा निकल गया, मतलब उन लोग का स्प्राउट्स हो गए, जर्मिनेट कर दिए वो लोग, ठीक है, फ्लास्क ए वाले, लेकिन यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है जर्मिनेशन का। टेक द गैस, टेस्ट द गैसेज इन ईच फ्लास्क बाय रिमूविंग द कॉर्क एंड सब्जेक्टिंग देम टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। उसके बाद इनका कॉर्क खोलना, कॉर्क खोलोगे तो यहाँ से पक्का कुछ गैस निकलेगा, डेफिनेटली कुछ तो गैस ये लोग प्रोड्यूस किए होंगे बिकॉज यहाँ जर्मिनेशन हुआ है। और आप लोग क्या करना, एक टेस्ट ट्यूब लेना, इनके पास में रखना, मतलब कनेक्शन भी आप कर सकते हो, लाइम वाटर भर के एक टेस्ट ट्यूब रखना। तो यहाँ से जो गैस इस टेस्ट ट्यूब में जाएगा वो बच्चों क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, मतलब कौन सा गैस रिलीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ से जो गैस निकलेगा वो लाइम वाटर को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, यहाँ तो कोई गैस ही निकलेगा नहीं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना रिलीज करेगा, क्योंकि मरे हुए सीड है, मरे हुए सीड कहाँ से कुछ रेस्पिरेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेशन हुआ है बोल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला और लाइम वाटर को मतलब मिल्की में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, समझ में आया। नाउ टू शो दैट हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के समय हीट निकलता है बच्चों, निकलता है ना, एनर्जी निकलता है ना, अभी हम लोग को वो यहाँ पर देखना है। तो क्या किया, अगेन 2 थर्मस फ्लास्क ले लेगा, ठीक है, उसमें मतलब 200 सीड सोक्ड इन वाटर फॉर अबाउट, बाप रे, 24 घंटा, मतलब 24 घंटा तक आप लोग क्या, मतलब एक जैसे कि आप लोगों के पास इतना सारा बीजा है, ठीक है, सीड है, आप लोग उसको पानी में भिजो के रखो, ठीक है, पानी में 1 दिन तक एटलीस्ट उसको आप लोग भिजो के रखो। आधा सीड को आप लोग अच्छे से, मतलब आधा सीड को जो सोक्ड सीड था उसको एक फ्लास्क में डाल लो, और आधा सीड को बॉईल कर दो, बॉईल करके उसमें थोड़ा सा एंटीसेप्टिक डाल देना, बॉईल करके उसको साफ करके एंटीसेप्टिक डाल देना, और वो बॉइल्ड सीड को दूसरा फ्लास्क में भर दो। दूसरा फ्लास्क में भर दिए, जो वेट कॉटन था उसको यहाँ पर डाल दिए, ठीक है, और यहाँ पर थर्मोमीटर लगा दिए। इस सेटअप को आप लोग थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिए। थोड़ा टाइम के लिए जब छोड़ दोगे 3-4 घंटा के बाद, तो आप लोग क्या देखोगे, ये जो सीड है जहाँ पर जो आप लोग सोक्ड सीड लियो ये फ्लास्क के अंदर में, यहाँ पर जो थर्मोमीटर लगाओगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर थर्मोमीटर का टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ इसलिए बढ़ गया क्योंकि रेस्पिरेशन हुआ है, डेफिनेटली रेस्पिरेशन हुआ है, रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी निकलता है, वही एनर्जी जो है वो यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर में शो हो रहा है। समझ में आया, क्लियर एकदम। तो बच्चों ये था आपका मेन क्या, जितना भी एक्टिविटीज़ था, बस एक और एक्टिविटी बचा है, ये एक्टिविटी करने के बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 6 टू डेमोन्स्ट्रेट एनारोबिक रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड में एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाना है, मतलब जर्मिनेटिंग सीड हमारे पास है, वो गजा निकला हुआ स्प्राउटेड सीड है, अब उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ये हमको दिखाना है। तो यहाँ पर क्या किया है, टेक अबाउट 4 to 6 सोक्ड सीड एंड रिमूव देयर टेस्टा। बीजा ले लेंगे और बीजा का जो ऊपर का लेयर होता है ना बच्चों, टेस्टा आउटर कवरिंग, सीड का जो ऊपर का कवरिंग होता है उसको निकाल देंगे ताकि अच्छे से CO2 का डिफ्यूज़न हो सके। ये सीड को हमको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है जो कि पूरा मर्क्यूरी से भरती है, इस टाइप से,
ठीक है। मर्क्यूरी से भरती टेस्ट ट्यूब उसमें डाल दिए, फिर हम लोग उस टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिए एक बीकर में जिसमें मर्क्यूरी पूरा भर्ती है, ठीक है, हाफ फिल्ड विथ मर्क्यूरी। एंश्योर दैट द सीड्स फ्लोट इन द मर्क्यूरी एट द टॉप लेवल, मतलब ऐसे सेटिंग करना है कि जो बीज है वो यहाँ ऊपर में तैरता हुआ हमको फ्लोट करता हुआ हमको दिखे, ठीक है। ये हम लोगों का सेटअप ए बन गया। मेन ये हम लोगों का मतलब ये है सेटअप ए। स्टार्टिंग में सेटअप ए ऐसे था। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग क्या किए हैं, सेम हम लोग वही सेटअप लिए हैं, लेकिन जर्मिनेटिंग सीड की जगह पे हम मतलब सोक्ड सीड की जगह पे हम क्या किए हैं, बॉइल्ड सीड हम लोग लिए हैं। बॉइल्ड सीड हम लोग लिए हो ना, डेड सीड हम लोग लिए हैं। ये सेटअप को छोड़ दो 2 दिन के लिए। जब ये सेटअप को आप 2 दिन के लिए छोड़ दोगे बच्चों, तो आप लोग देखोगे लेवल ऑफ मर्क्यूरी फॉल्स इन टेस्ट ट्यूब ए। यहाँ पर जो मर्क्यूरी का लेवल इतना था ना, इसमें मर्क्यूरी का लेवल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा मर्क्यूरी का लेवल। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई हमको चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जर्मिनेशन हो रहा होगा, डेफिनेटली जर्मिनेशन हो रहा होगा, जर्मिनेटिंग सीड है। अब जर्मिनेशन हो रहा है बच्चों, सॉरी यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा होगा। रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, CO2 को नीचे पुश कर दिया, तो CO2 का लेवल नीचे हो गया और सीड हो गया ऊपर, ठीक है। अब क्या किए हैं, यहीं पर कुछ आप लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पता है क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर जो भी CO2 गैस प्रेजेंट होगा KOH उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर से क्या होगा, लेवल ऑफ द मर्क्यूरी ऊपर की तरफ राइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन दिखाए किसमें, जर्मिनेटिंग सीड में, मतलब बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की प्रेजेंस मतलब एब्सेंस में यहाँ पर जर्मिनेशन हो रहा है, पता चल रहा है हमको। ऑक्सीजन का तो यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था कहीं से एंटर कर पाएगा। मर्क्यूरी भी डाल दिए पर उसको इन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो इस टाइप का सेटअप किए। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है, जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हो गया आपका एकदम कंप्लीट, एकदम बढ़िया से हो गया है, ठीक है। ये आपका लास्ट पार्ट ही था, फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट, चैप्टर कंप्लीटेड। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लियर करना। और बच्चों वीडियो आप लोग ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। और अगर केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स में एनरोल करना है तो आप लोग लिंक के थ्रू एनरोल कर सकते हो। थैंक यू।